गुड इवनिंग सभी साथियों को। तो सभी साथियों से एक बार निवेदन है कि आप ये क्लास को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो, ताकि सभी दोस्त किसी क्लास में आ जाए, किसी अन्य क्लास में जाने की जरूरत ना पड़े ऐसे दोस्तों आपको। तो साथियों, इस क्लास में हम देखेंगे कि जो अध्याय 4 आपके बनारस, यानी कि बनारस और दिशा, पाठ का नाम है क्या, दो कविताएं, ये बनारस और दिशा इस कविता के अंदर है। तो इस कविता में हम इस दोनों कविताओं का शब्दार्थ और सब प्रसंग व्याख्या देखेंगे साथियों। विशेष भी देखेंगे। विशेष तो देखो साथियों, मैं आपको सौंप देता हूँ ताकि आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। विशेष तो आपके अलंकार महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, पूर्वोक्ति आते हैं, यानी कि अलंकार होते हैं, छंद होते हैं, इस प्रकार से शब्द आते इसमें आते हैं साथियों। इसलिए आपसे निवेदन है कि विशेष को आप अच्छे तरीके से देखे साथियों। ओके, तो शुरू करते हैं क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी छोटी रिक्वेस्ट चाहते हैं कि आपके अपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि सभी क्लासें आप तक पहुंचे, किसी भी क्लास से आप वंचित ना रहे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। ओके साथियों, शुरू करते हैं बिना समय गवाए आपका भी। तो देखो, सबसे पहले हम कविता को पढ़ लेते हैं। तो देखो, इस शहर में वसंत अचानक आता है। जो ये शहर है उसमें वसंत, यानी कि जो वसंत होता है वो अचानक आ जाता है। वो जब आता है तो मैंने देखा है लहलहाता या मडुवाडी की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। ओके, तो ये हमने कविता को तो पढ़ लिया है साथों। तो देखो, शब्दार्थ इंपोर्टेंट नहीं। सबसे पहले हम वर्षन देखेंगे। तो देखो, प्रस्तुत काव्यांश के आधुनिक काल के कवि केदानंद सिंह द्वारा रचित कविता बनारस से अवतरित है। इस कविता में कवि ने प्रातिनिधिक शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ बनारस पर प्रकाश डाला है। बनारस शिव की नगरी है। क्या है, जो बनारस है साथियों, वो शिव की नगरी है और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था केंद्र भी है। बनारस जो गंगा का केंद्र भी है और वहाँ आस्था का भी है साथियों। बनारस में गंगा गंगा की घाट मंदिर और घाटों के किनारे बैठे भिखारियों के कटोरे में वसंत उतरता है। बनारस का हर कार्य अपने ही रो में होता है, यानी कि अपने ही हाल मस्ती में होता है। ये बनारस का चरित्र है साथियों। चलिए आप देखेंगे व्याख्या। कवि बताता है कि बनारस शहर में वसंत का आगमन अचानक ही हो जाता है, यानी कि जो वसंत का समय है वो अचानक हो जाता है, किसी को बतलाता नहीं है कैसे। ओके, कवि ने देखा है कि जब यहाँ वसंत आता है तो बनारस के लहराता या मड्डूवाडी के मोहल्ले की और धूल भरी आंधी आ जाती है। ओके, यानी जब वसंत का मौसम आता है तो धूल भरी आंधियां अचानक ही आ जाती है। उस समय यह धूल धूल इस पुराने महान पर शहर के प्रत्येक हिस्से में समा जाती है। धूल की किरकिराहट का हर किसी के जीभ पर महसूस होने लगती है, यानी कि जो धूल होती है वो कण होता है, वो हर किसी व्यक्ति के मुंह में चला जाता है। और के साथियों, यानी कि इस प्रकार से कवि बतलाना चाहता है। कवि का तात्पर्य है कि बनारस में वसंत के मौसम में आंधी के कारण संपूर्ण वातावरण में धूल भर जाता है और इस धूल के साथ यहाँ वसंत का प्रारंभ होता है। या इस बताया कि वसंत के मौसम में आंधी के कारण संपूर्ण वातावरण यानी संपूर्ण इस शहरों में ये बना जो धूल होते हैं, कण होते हैं, वो समा जाते हैं। ये कवि इस कविता में बतलाना चाहता है साथियों। दूसरी कविताएं कि जो है वह सुख भुगाता है। कहें, जो है वह सुख भुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है। पचकिया आदमी देसा स्वमेघ पर आ जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है, कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। तो इसको भी पढ़ लेते हैं साथ ही। प्रसंग तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहले व्याख्या देखेंगे। तो देखो, कवि कहता है कि जब बनारस के वातावरण में बसंत की हवा चलती है तो जो अर्थात जो अस्तित्वमान है उसे सुगबुगाहट होने लगती है, यानी उसमें जागृति होने लगती है। यानी कि जब वसंत का आगमन होता है तो जो व्यक्ति होता है उसका अस्तित्वमान होता है, उसमें जागृति यानी कि वो जागने लगता है। जो अस्तित्वमान नहीं होता अर्थात जिसमें चेतना का रूप दिखाई नहीं देता है, उसमें भी नया अंकुरण होने लगता है। वह परिवर्तन पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। लोग विगत असफलताओं के बीच भी नए उमंग और नए संकल्प से भर उठते हैं। इस प्रकार पूरे वातावरण में नया उल्लास आ जाता है, यानी कि जब वसंत का दिन मौसम आता है तो पूरा शहर, पूरे गलियों के जो व्यक्ति है वो सभी जगमगा उठते हैं, उल्लास से भर उठते हैं। नए जीवन का संचार होने लगता है। दशा दशा स्वमेघ घाट पर जाना हर व्यक्ति महसूस करता है कि गंगा नदी को स्पर्श करता हुआ घाट का आखिरी पत्थर और कुछ नया नरम हो गए हैं। यानी कि जब नया मौसम आता है, बसंत ऋतु आती है, सर्द आते हैं, गर्मी आती है, इस प्रकार से व्यक्ति का उल्लास, कोई व्यक्ति नाराज होता है, कोई व्यक्ति खुश होता है, इस प्रकार से अलग अलग व्यक्ति अपने भावों को प्रकट करता है।
उसकी कठोरता में कमी आ गई है, अर्थात पाषाण हृदय व्यक्ति के व्यवहार में भी सहजता आ जाती है। यानी कि जो किसी का पाषाण हृदय यानी कि जो पत्थर दिल होता है उसमें भी कभी कभी जो व्यवहार होते हैं हृदय व्यक्ति के व्यवहार भी सहजता यानी कि नरम हो जाता है, जो पत्थर दिल है वो पिघल जाता है। गांठ पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अलग प्रकार की नमित दृष्टिकोण से होने लगती है। क्लियर बात। अगली तीसरी कविता है मेरे प्यारे साथियों कि तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना, यह सर इसी तरह खुलता है, इसी तरह बढ़ता है और खाली होता है, यह सर इसी तरह रोज रोज एक अनन अनन सब ले जाते हैं कंधे अंधेरे से गली से चमकती हुई गंगा की तरफ से। बहुत ही अच्छी कविता बताई है इसके अंदर। तो देखो, सबसे पहले हम कब वाक्य देखेंगे। तो ये प्रश्न पूछता है कि क्या तुमने कभी खाली कटोरे में वसंत को उतरता देखा है। अर्थात बनारस में वसंत के समय भिखारियों के तक चेहरे चमक आ जाती है। यानी कि जब वसंत का मौसम आता है तो भिखारियों जो भिखारी होते हैं उसके चेहरे पर चमक आ जाती है, क्योंकि भीख मिलने के कारण उनके खाली कटोरे भरने लगते हैं। वसंत का आया था ना, पिछले एक पंक्ति आई थी कि जो भिखारी होते हैं उसके वसंत भर जाते हैं, उनके कटोरे में भीख वसंत भर जाता है ना, कि जब उनके जो कटोरे होते हैं उनमें वसंत का भरना यानी कि जो भीख मिल जाती है, उनको पैसे मिल जाते हैं तो उनके कटोरे चमक उठते हैं, वसंत भर जाता है। कवि ये बतलाना चाहता है। कवि कहता है कि यह सर इसी तरह खुलता है, अर्थात यह हर दिन की शुरुआत ऐसे उल्लास के साथ होती है, हर दशा में प्रसन्नता रहती है, यानी कि हर दिशा में प्रसन्नता का चरित्र है। इसके साथ साथ यह शरीर इसी तरह खाली भी होता रहता है। ओके, आए ना समझ में। बहुत अच्छी कविता है साथी। भरने और खाली होने का यह सिलसिला चलता रहता है, या प्रतिदिन अंतहीन शवों को उठाकर कंधों पर ले जाने का सिलसिला चलता रहा। अंतहीन यानी कि अनेक शवों को उठाते हैं और चल पड़ते हैं अपने कंधों पर लेकर। लोग अंधेरी गली से निकलकर चमकते हुए गंगा की तरफ शवों को ले जाते हैं, अर्थात वे मृत्यु रूपी अंधकार से मोक्षदायिनी गंगा के पास शव को ले जाकर मृतक का दाह संस्कार करते हैं। शवों क्या बताया गया है यहाँ पर, लोग अंधेरी गली से लेकर निकल कर चमकते हुए गंगा की तरफ, यानी कि जो उसके जीवन में अंधकार था साथियों, उसको अब दाह संस्कार मिलने वाला है, यानी कि वो व्यक्ति मर चुका है और उसको अब दाह संस्कार यानी कि मुक्ति मिलने वाली है। क्योंकि इस प्रकार कभी कहीं खुशी तो कहीं गम की अनुभूति, यानी कहीं कहीं खुशी है तो कहीं गम है, कहीं दुख पीड़ा, इस प्रकार से बतलाना चाहता है। इन दोनों का मिला जुला रूप है बनारस से यह सिलसिला प्राचीन काल से चला रहा है, और ये सिलसिला जो ये परंपराएं जो प्राचीन काल यानी कि पुराने कालों से चलती आ रही है, और ये मिला जुला रूप बनारस से साथी हैं, ये बतलाना चाहता है। अगली चौथी कविता, इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। ये धीरे धीरे होना क्या है, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे हैं समुच्चय को। ओके, इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं कि हिलता नहीं है, जो कुछ भी की जो चीजें कहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वही है कि वहीं पर बंधती है, नाव की वहीं पर रखी है, तुलसीदास के खड़ाऊ से बस। बहुत इंपॉर्टेंट है साथी कविता है। इसका सब प्रश्न व्याख्या आपके क्वेश्चन कविता यानी कि जो बोर्ड एग्जाम इसमें पूछा जा सकता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कविता को जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा साथी। अब एक व्याख्या देखेंगे साथियों। देखो, कवि बताता है कि बनारस में धूल धीरे धीरे उड़ती है, जो धूल होती है वो तो हमेशा धीरे धीरे ही उड़ती है। यहाँ लोग भी धीरे धीरे ही चलते हैं, मंदिर और घाटों पर घंटी भी धीरे धीरे बजती है, जहाँ शाम भी धीरे धीरे होती है, अर्थात हर काम को धीरे धीरे बनारस करने की शैली के साथ यहाँ काम करने और में होता है। यानी कि जो जो बनारस है वहाँ पर हर काम को धीरे धीरे किया जाता है, और ये काम करने की शैली अपने रो में होती है, यानी कि अपने हाल में अपने मस्त में होकर यहाँ काम किया जाता है। ये नहीं कि जल्दीबाजी में यहाँ पर काम को किया जाता है, अपनी मदमस्त होकर काम को पूरा किया जाता है। तो अब ये आपको बताना चाहता है। आगे के सभी कामों का धीरे धीरे होना यह स्वाभाविक चरित्र है, यह एक सामूहिक लय है। सभी कामों का धीरे धीरे यानी कि जो अपना शरीर होता है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पीछे बढ़ता है। यानी कि कभी बच्चे थे, बच्चे से थोड़ा प्रौढ़ावस्था में आए, प्रौढ़ावस्था में आने के बाद थोड़े से और बड़े हुए तो हम नौजवान करने लगे, तो बुढ़े हो गए, फिर बुढ़े से लड़ मृत्यु, इस प्रकार से दो तीन अवस्था होती है हमारी भी, उस प्रकार से धीरे धीरे स्वाभाविक चरित्र बताया गया है। इस सामूहिक गति ने पूरे शहर को मजबूती से बांध रखा है। इस मजबूत बंधन के कारण यहाँ कुछ भी गिरता नहीं है, कुछ भी हिलता नहीं है। जो चीज जहाँ पर थी वह अभी भी वहां पर रखी हुई है, अर्थात गंगा नदी जहाँ पर थी वहां पर ही है, अभी तक उसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। बनारस जहाँ थी वहां पर वही है, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं हुआ है। अर्थात गंगा के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा की उसी प्रकार बनी हुई जो पहले थी। नाव भी कहीं वही बंदी है, सैकड़ों वर्षों से तुलसीदास जी खड़ा हो भी वही कि अर्थात भाव में कि सैकड़ों वर्षों से बनारस चरित्र में कुछ बदलाव नहीं हुआ है।
पुराने मूल्य, पुरानी मानवताएं, आस्था, श्रद्धा, विश्वास सभी कुछ सभी धरोहर की सुरक्षित है। यानी कि कवि तरह ने बताना चाहता है कि जो आस्था थी, श्रद्धा भाव था, सम्मान था गंगा के प्रति, वो भी तक का हुआ ही है, कुछ उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। नहीं, ये तो आए हैं कि कवि कि जो व्यक्ति है उसने गंगा को छोड़ दिया है, इसके प्रति श्रद्धा नहीं है, सम्मान है, इससे नहीं वैसा का वैसा जैसे प्राचीन काल में था। काशी की प्राचीन आध्यात्मिकता और भव्यता अभी तक उसी प्रकार बने हुए जिस प्रकार पहले बने हुए थे। अगली कविता है कि कभी सही समझ बिना किसी सूचना के कुछ जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावटी, आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में, आधा सौ में, आधा नींद में, आधा शंख में, अगर ध्यान से देखो तो ये आधा और आधा नहीं है। बहुत अच्छी कविता बताई है। तो देखो साथियों, आधा को आधा पढ़ते हैं। तो देखो कवि कहता है कि कभी संध्या के समय किसी कहीं कवि कहता है कि कभी संध्या के समय ये बिना किसी सूचना के बनारस शहर में प्रवेश कर जाओ, यानी किसी को सूचना मत दो और वहां पर प्रवेश कर जाओ और आरती के प्रकाश में शहर को देखो, यानी कि जो आरती हो रहा है, आरती मंदिरों में आरती हो रही है, उस जो प्रकाश हो रहा है उसको देखो। अब तुम्हें कहीं आश्चर्यजनक चीजें दिखाई देगी। अब तुम्हें दिखाई देगा कि यह शहर आधा जल में और आधा मंत्र में, यानी कि जो आधा जल से ढका हुआ है और आधा मंत्र बोल रहे हैं लोग, उसमें मंत्र सुनाई पड़ता है, यानी कि मंत्र बोल रहे हैं वो आपके कानों में सुनाई देगा। आधा शहर फूल में, अर्थात संध्या के समय मंदिर घाटों बंद बनारस जल मंत्र फूल भगवान की आरती करते हुए भक्ति में सरोवर दिखाई देता है, यानी कि शाम के समय ये हो जाता है तो सभी लोग मंदिरों में आरती करते हैं, पूजा करते हैं। इस प्रकार से कुछ बताना चाहता है आपको, सब वो दिखाई देगा साथियों। आगे कि उसी समय ये घाटों पर चिता की अग्नि भी दिखाई दे जाती है शाम के समय। कभी कभी आपको बनारस में जो घाट होते हैं, यानी जो जो कब्रिस्तान होते हैं, वहां पर आपको अग्नि भी दिखाई देगी, किसी का शव जलाते हुए चिता। इस प्रकार बनारस शहर आधा सौ में नजर आता है तो आधा शहर नींद में खोया प्रतीत होता है, तो आधा शहर शव की धुनी में जागृता प्रतीत होता है। ये कवि बतलाना चाहता है कि नींद में खोया हुआ कोई व्यक्ति सोया हुआ है, यानी कि कोई व्यक्ति मर चुका है। आधा शहर शंख की ध्वनि में कोई व्यक्ति शंख बजा रहा है तो उसकी धुन में प्रचलित है, और आधा शहर जागता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस शहर में कहीं नींद की बेल जलाल तो कहीं पूजा पाठ जागरण है। कवि कहता है कि यदि तुम ध्यान से देखो तो ये शहर आधा ही आधा और आधा नहीं है, अर्थात आधा बनारस प्राचीन संस्कृति के अनुरूप अपना मित्र किए स्वरूप बनाए हुए हैं और आधा नहीं है। का तात्पर्य है कि इस शहर में प्राचीनता और आध्यात्मिकता आधुनिकता का कोई भी समावेश नहीं हो रहा हो। अगली कविता पढ़ेंगे छठी नंबर के कि जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे तामे, राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे खम स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के खुशबू के, आदमी के उठे हुए उस्तादों के स्तंभ, किसी अलसिल सूर्य को देखता हुआ हृदय शताब्दियों में इसी तरह है, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपने एक टांग पर खड़ा है और यह शहर अपने दूसरे टांग से बिल्कुल बेखबर है। तो साथियों इसका भी हम सफल व्याख्या देखते हैं। तो देखो कवि इस कविता में बतलाना चाहता है कि कवि कहता है कि बनारस में जो विद्यमान है वह किसी खंबे के साथ खड़ा हुआ है, यानी कि किसी के सहारे पर खड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ की प्राचीनता, आध्यात्मिक श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, सामूहिक गति आदि सभी कुछ बिना किसी सहारे के अपने साथ ही बने हुए हैं। ये सभी विरासत के रूप में जन जीवन में समाये हुए हैं। इसी प्रकार काशी में मृत्यु के स्वरूप बिना किसी सहारे के सुरक्षित है। ये बनारस शहर जो पड़ा है, जो गंगा में बहते हुए कोई मुद्दों की राख, मुद्दों मुद्दों नहीं है, मुर्दों है साहब। ओके, मुर्दों की राख, रोशनी की ऊंचाई की स्तंभ, दहकती आग के लपटों में स्तंभ, धुएं की ऊपर उठती ऊंचाई, खुशबू की ऊंचाई, प्रार्थना के ऊपर उठते हुए हाथ, इस शहर को संभलते हुए, यानी कि जो ये चीजें बताई गई है उस शहर के बीच, उस चीजों के बीच में ये शहर खड़ा हुआ है बिना किसी स्तंभ के, बिना किसी सहारे के। किसी अलसिल सूर्य को यह शताब्दियों में अर्घ्य देता चला आ रहा है। ओके, यह सर गंगा में एक टांग पर खड़ा होकर प्रार्थना में लेने उस समय उसका दूसरे पैर की ओर ध्यान नहीं जाता। बनारस की प्राचीनता एवं आध्यात्म अपने भव्यता के साथ स्थिर है। साथ ही बहुत अच्छी कविताएं और अब बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता भी रहा हूँ। अगली कविताएं दिशा, तो दिशा को पढ़ेंगे हम। हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा है। उधर उधर उसने कहा जिसके उधर पतंग भागी जा रही है, मैं स्वीकार करो मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। तो देखो साथी बहुत अच्छी कविताएं हैं। तो बच्चे के बारे में कुछ बतलाना चाहता है। कभी स्कूल के बाहर पतंग उड़ाते
एक बच्चे से पूछता है कि बताओ हिमालय किधर है। कभी जो है वो कि एक बच्चा था और स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था, उसे एड्रेस पूछता है कि हे ये बच्चे, हे मेरे भाई, ये छोटे मुन्ने, ये हिमालय किधर है, इसका रास्ता मुझे बताओ। बच्चा पतंग उड़ाने में व्यस्त है, कुछ भी पता नहीं उसको, लेने उसमें मतलब भागती पतंग की दिशा की ओर इशारा करके बताता है, यानी कि उसका पतंग जिस तरफ उड़ रहा है उसका तरफ उसकी ध्यान है, और कवि को बतलाता है कि हिमालय इधर है मेरे भाई, कि हिमालय उधर है कि, और उससे यह चीज पतंग की दिशा में प्रतीत होती है। उससे कुछ हो तो उसे पूछे कि आपका घर किधर है, तो इधर है मेरे भाई। हमारा घर किधर है, इधर है मेरे भाई। जो भी व्यक्ति आता है उसे एड्रेस कुछ भी चीज पूछता है तो उसको बस यह प्रतीत होता है कि हर चीज मेरी पतंग की ओर है। कवि कहता है कि मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है, और कवि को पता, कवि जो बताता है एड्रेस उससे अचंभित होता है। वो कवि सोचता है मनी मनी में, हंसते मुस्कुरा कि मुझे पहली बार पता चला ये के माल इधर है। अर्थात कभी को ये ज्ञान हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना अर्थार्थ होता है, अपना अपना स्थान होता है, अपना कार्य होता है। बच्चे दुनिया को अपने ढंग से देखते हैं, अनुभव करते हैं। उनका सरोवर अपनी दुनिया होती है, अपने जो सरोवर यानी कि तालाब होती है उसकी दुनिया होती है। कभी को ये बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है, यानी कि बाल सुलभ संज्ञान है ये, तो यानी कि जो बाल की जो हरकतें होती हैं उसको मोह लेते हैं, उसको अपनी ओर से आकर्षित कर लेती है। हम भी बच्चों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, यानी कि जो अपना कार्य कर रहे हैं उसमें लीन होकर करना चाहिए। इससे हमें शिक्षा मिलती है इस कहानी से, ये दिशा कहानी से या कविता से, कहानी से नहीं कविता से, कि हमें जो भी कार्य करना चाहिए वो हमें लीन होकर करना चाहिए। यह नहीं कि हमारा ध्यान इधर है और हमारा मन उधर है, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए साथियों। तो साथियों, मैंने आपको ये पूरी कविता आपको बता दी है, इसके सब प्रश्न व्याख्या बता दी, शब्दार्थ विशेष सब कुछ बता दिए हैं। यदि कुछ नहीं समझ आया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, आपको वहाँ पर हर प्रकार की चीजें के पढ़े हुए मिल जाएंगे साथियों। कल इसके क्या देखेंगे हम, क्या देखेंगे भाई, हम देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।